ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। भारतीय समाज प्राथमिक रूप से ग्रामीण समाज ही है। हालांकि यहाँ नगरीकरण बढ़ रहा है। भारत के बहुसंख्यक लोग गांव में ही रहते हैं। 67% 2001 की जनगणना के अनुसार उनका जीवन कृषि अथवा उससे संबंधित व्यवसाय से चलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बहुत से भारतीयों के लिए भूमि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। भूमि संपत्ति का एक महत्वपूर्ण प्रकार भी है, लेकिन भूमि न तो केवल उत्पादन का साधन है, न ही केवल संपत्ति का एक प्रकार है, न ही केवल कृषि है जो कि उनके जीविका का एक प्रकार है। यह जीने का एक तरीका भी है। हमारी बहुत सी सांस्कृतिक रस्मों और उनकी प्रकार में कृषि की पृष्ठभूमि होती है। आप पिछले पाठों को याद कीजिए कि कैसे संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तन घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नव वर्ष के त्योहार जैसे तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, पंजाब में बैसाखी, कर्नाटक में उगाड़ी, ये सब मुख्य रूप से फसल काटने के समय बनाए जाते हैं और नए कृषि मौसम के आने की घोषणा करते हैं। कुछ अन्य कृषि संबंधी त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। चित्र में बैलगाड़ी, ट्रैक्टर और लोगों को डांस करने की दृश्य दिखाई गई है। कृषि एवं संस्कृति के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। हमारे देश में कृषि की प्राकृतिक और अभ्यास प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न तरह से मिलेगा। ये भिन्नताएं विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों में बिंबित होती है। आप कह सकते हैं कि ग्रामीण भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक दोनों संरचनाएं कृषि और कृषक एगोरियन जीवन पद्धति से बहुत निकट से जुड़ी हुई है। अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या के लिए कृषि जीविका का एकमात्र महत्वपूर्ण स्रोत या साधन है। लेकिन ग्रामीण सिर्फ कृषि ही नहीं, बहुत से ऐसे क्रियाकलाप हैं जो कृषि और ग्राम्य जीवन की मदद के लिए हैं और वे ग्रामीण भारत में लोगों के जीविका के स्रोत हैं। उदाहरण के लिए बहुत से ऐसे कारीगर या दस्तकार जैसे कुम्हार, खाती, जुलाहे, लोहार एवं सुनार भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा और खंड है। अपनी वैश्विक काल से ही वे संख्या में धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अपने पहले अध्याय में पढ़ लिया है कि कैसे मशीन से बने सामानों के आगमन के ने उनके हाथों से बनी हुई वस्तुओं का स्थान ले लिया है। बहुत से अन्य विशेषज्ञ एवं दस्तकार जैसे कहानियां सुनाने वाले ज्योतिषी, पुजारी, भिक्षु एवं तोली इत्यादि तेली इत्यादि भी ग्रामीण जीवन में लोगों को सहारा देते हैं। ग्रामीण भारत में व्यवसायों की भिन्नता यहाँ की जाति जाति व्यवस्था पर प्रतिबिंबित होती है। जहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञ और अपनी सेवाएं देने वाले धोबी, कुम्हार, सुनार इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इनमें से कुछ परंपरागत व्यवसाय आज टूटे रहे हैं, लेकिन ग्रामीण नगरीय आर्थिकी के परस्पर अंतर संबंध से कई व्यवसाय गांव में आ रहे हैं। बहुत से लोग गांव में रहते हैं, नौकरी करते हैं या उनकी जीविका ग्रामीण आकृति क्रियाकलापों पर आधारित है। उदाहरण के लिए बहुत से गांव में रहने वाले लोग सरकारी नौकरी जैसे डाक खाने में, शिक्षा विभाग में, कारखाने में कामगार या सेना की नौकरी करते हैं। उनकी जीविका अकृषि क्रियाकलापों से चलती है। क्रियाकलाप 4.1 आपके क्षेत्र में मनाए जाने वाले किसी ऐसे महत्वपूर्ण त्योहार के बारे में सोचिए जिसका संबंध फसलों या कृषि जीवन से है। किस त्योहार में शामिल विभिन्न रीति रिवाजों का क्या अभिप्राय है और ये कृषि के साथ कैसे जुड़े हैं। भारत में बहुत से ऐसे कस्बे और शहर बढ़ रहे हैं जिनकी चारों ओर गांव है। क्या आप किसी ऐसे शहर या कस्बे के बारे में बता सकते हैं जो पहले गांव था या ऐसा क्षेत्र जो पहले कृषि भूमि था। इस स्थान के विकास होने के बारे में आप क्या सोचते हैं और उन लोग क्या हुआ जिनका जीविका इस भूमि से चलती थी। दृश्य में दिखाए गए हैं पंडित का दृश्य
लोग अलग अलग लोगों के दृश्य, ये डाइवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपाइशन, अलग अलग व्यवसाय के लोहार, नाई, सुनार सबका दृश्य दिखाया गया है। कृषि संरचना ग्रामीण भारत में जाति एवं वर्ग। ग्रामीण समाज में कृषि योग्य भूमि ही जीविका का एकमात्र महत्वपूर्ण साधन है और संपत्ति का एक प्रकार है, लेकिन यह किसी विशिष्ट गांव या क्षेत्र में रहने वाले के बीच इसका उचित विभाजन नहीं है, न ही सभी के पास भूमि होती है। वास्तव में भूमि का विभाजन घरों के बीच बहुत असमान रूप से होता है। भारत के कुछ भागों में अधिकांश लोगों के पास कुछ न कुछ भूमि होती है। अक्सर जमीन का बहुत छोटा टुकड़ा होता है। कुछ दूसरे भागों में 40 से 50% परिवारों के पास कोई भूमि नहीं होती। इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी जीविका या तो कृषि मजदूरी से या अन्य प्रकार के कार्यों से चलती है। इसका सहज अर्थ यह हुआ कि कुछ थोड़े परिवार बहुत अच्छी अवस्था में हैं, बड़ी संख्या में लोग गरीबी की रेखा के ऊपर या नीचे होते हैं। उत्तराधिकार के नियमों और पितृवंशीय नातेदारी व्यवस्था के कारण भारत के अधिकांश भागों में महिलाएं जमीन की मालिक नहीं होती। कानून महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति के बराबर की हिस्सेदारी दिलाने में सहायक होता है। वास्तव में उनके पास बहुत सीमित अधिकार होते हैं और परिवार का हिस्सा होने के नाते भूमि पर अधिकार होता है, जिसका कि मुखिया एक पुरुष होता है। भूमि स्वामित्व के विभाजन अथवा संरचना संबंध के लिए अक्सर कृषक संरचना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि ही योगदान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भूमि रखना ही ग्रामीण वर्ग संरचना को आकार देता है। कृषि उत्पादन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका का निर्धारण मुख्य रूप से भूमि पर आपके अभिगमन से होता है। मध्यम और बड़ी जमीनों के मालिक साधारणतः कृषि से पर्याप्त अर्जन ही नहीं बल्कि अच्छी आमदनी भी कर लेते हैं। हालांकि यह फसलों के मूल्य पर निर्भर करता है, जो कि बहुत अधिक घटता बढ़ता रहता है। साथ ही अन्य कारणों जैसे मानसून पर भी निर्भर करता है। लेकिन कृषि मजदूरों को अक्सर न्यूनतम निर्धारित मूल्य से कम दिया जाता है और वे बहुत कम कमाते हैं। उनकी आमदनी न्यूनतम होती है, उनका रोजगार असुरक्षित होता है। अधिकांश कृषि मजदूर रोजाना दिहाड़ी कमाने वाले होते हैं और वर्ष में बहुत से दिन उनके पास कोई काम नहीं होता है। इसे बेरोजगारी कहते हैं। समान रूप से काश्तकार या पट्टेधारी कृषक जो भूस्वामी से जमीन पट्टे पर लाते हैं की आमदनी मालिक कृषकों से कम होती है, क्योंकि वह जमीन के मालिक को यथोचित किराया चुकाते हैं, साधारणतः फसल से होने वाली आमदनी का 50 से 75%। अतः कृषक समाज को उसकी वर्ग संरचना से ही पहचाना जाता है, परंतु हमें यह भी आवश्यक याद रखना चाहिए कि यह जाति व्यवस्था के द्वारा संरचित होता है। ग्रामीण समाज में क्षेत्र में जाति और वर्ग के संबंध बड़े जटिल होते हैं। ये संबंध हमेशा स्पष्टवादी नहीं होते। हम प्रायः यह सोचते हैं कि ऊंची जाति वाले के पास अधिक भूमि और आमदनी होती है और यह कि जाति और वर्ग के पारस्परिकता है, उनका स्तरण नीची की ओर होता है। कुछ क्षेत्रों में यह मोटे तौर पर सही है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए जगहों पर सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण बड़े भूस्वामी नहीं हैं, अतः वे कृषक संरचना से भी बाहर हो गए हैं। हालांकि वे ग्रामीण समाज के अंग हैं। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में भूस्वामी वाले समूह के लोग शूद्र या क्षत्रिय वर्ण के हैं। प्रत्येक क्षेत्र में सामान्यतः एक या दो जातियों के लोग ही भूस्वामी होते हैं। वे संख्या के आधार पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने ऐसे लोगों को प्रबल जाति का नाम दिया है। प्रत्येक क्षेत्र में प्रबल जाति समूह काफी शक्तिशाली होता है। आर्थिक और राजनीतिक रूप से वह स्थानीय लोगों पर प्रभुत्व बनाए रखता है। उत्तर प्रदेश के जाट और राजपूत, कर्नाटक के वोको का लीगास और लिंगायत, आंध्र प्रदेश के कम्मास और रेड्डी और पंजाब के जाट सिंह प्रबल भूस्वामी समूहों के उदाहरण हैं। सामान्यतः प्रबल भूस्वामी के समूहों में मध्य और ऊंची जाति समूह के लोग आते हैं। अधिकांशतः सीमांत किसान और भूमिहीन लोग निम्न जाति समूहों के होते हैं।
दफ्तरी वर्गीकरण के अनुसार ये लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग के होते हैं। भारत के कई भागों में पहले अछूत तथा दलित जाति के लोगों को भूमि रखने का अधिकार नहीं था। वे अधिकांशतः प्रबल जाति के भूस्वामी समूहों के लोगों के यहाँ कृषि मजदूर रहते थे। इसमें एक मजदूर सेना बनी जिससे भूस्वामियों ने खेत जुतवाकर कृषि करवाई और ज्यादा लाभ कमाया। जाति और वर्ग का अनुपात अच्छा नहीं था, अर्थात विशिष्ट अर्थ में सबसे अच्छी जमीन और साधन उच्च एवं मध्य जाति के पास थे, अतः शक्ति का विशेषाधिकार भी इसका महत्वपूर्ण निहित अर्थ ग्रामीण आर्थिक एवं समाज पर होता है। देश के अधिकतर क्षेत्रों में एक स्वत्वाधिकारी जाति के पास सभी महत्वपूर्ण साधन है और सभी मजदूरों पर उनका नियंत्रण है ताकि वे उनके लिए काम करें। उत्तरी भारत के कई भागों में अभी भी बेगार और मुक्त मजदूरी जैसे पद्धति प्रचलन में है। गांव के जमींदार या भूस्वामी के यहाँ निम्न जाति समूहों के सदस्य वर्ष में कुछ निश्चित दिनों तक मजदूरी करते हैं। इस तरह संसाधन की कमी और भूस्वामियों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सहायता लेने के लिए बहुत ही गरीब कामगार पीढ़ियों से उनके यहाँ बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। गुजरात में इस व्यवस्था को हालपति के नाम से जाना जाता है। ब्रेमेन 1974 और कर्नाटक में इससे जीता कहते हैं। हालांकि कानूनन इस तरह की व्यवस्थाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन वे कई क्षेत्रों में अभी भी चल रही हैं। उत्तरी बिहार के एक गांव में अधिकतर भूस्वामी भूमिहार हैं। यह भी एक प्रबल जाति है। क्रियाकलाप भाग से 4.1 कृषि उत्पादन और कृषि संरचना के बीच एक सीधा संबंध है। ऐसे क्षेत्र जहां सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होती है, जहां काफ़ी वर्षा होती है, जहां सिंचाई के कृत्रिम साधन हो, जैसे चावल उत्पादन वाले क्षेत्र जो नदी के मुहाने डेल्टा पर होते हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में कावेरी बेसिन, वहां गहन कृषि के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यहाँ बहुत असमान कृषक संरचना विकसित हुई है। बड़ी संख्या में भूमिहीन मजदूर जो कि अधिकांश बंधुआ और निम्न जाति के होते हैं इस क्षेत्र का कृषक संरचना के लक्षण है। कुमार 1998 क्रियाकलाप 4.2 सोचिए कि आपने जाति व्यवस्था के बारे में क्या सीखा। कृषक या ग्रामीण वर्ग संरचना और जाति के मध्य पाए जाने वाले विभिन्न संबंधों का वर्गीकरण कीजिए। इसका संसाधन, मजदूरों एवं व्यवसायों की विभिन्नता के साथ विवेचना कीजिए। भूमि सुधार के परिणाम। औपनिवेशिक काल। भारत में ऐतिहासिक कारणों से कुछ ऐसे मात्र या एक या दो मुख्य समूहों के प्रभुत्व में रहे, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि कृषक संरचना व पूर्व औपनिवेशिक से औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के पश्चात वृहद रूप में परिवर्तन होती रही, जबकि वही प्रबल जाति पूर्व औपनिवेशिक काल में भी कृषक जाति थी। वे प्रत्यक्ष रूप से जमीन के मालिक नहीं थे। इनके स्थान पर शासन करने वाले समूह जैसे कि स्थानीय राजा या जमींदार, भूस्वामी जो अपने क्षेत्र में राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली थे, सामान्यतः क्षत्रिय या अन्य ऊंची जाति के होते थे। भूमि पर नियंत्रण रखते थे। किसान अथवा कृषक जो कि उस भूमि पर कार्य करता था, वह फसल का एक पर्याप्त भाग उन्हें देता था। जब ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में आए तो उन्होंने कई क्षेत्रों में इन स्थानीय जमींदारों द्वारा ही काम चलवाया। उन्होंने जमींदारों को संपत्ति के अधिकार भी दे दिए। ब्रिटिश लोगों के लिए काम करते हुए उन्हें जमीन पर पहले से ज्यादा नियंत्रण मिला। हालांकि औपनिवेशिकों ने कृषि भूमि पर बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया था। जमींदार कृषक से टैक्स के रूप में जितनी ज्यादा उपज और पैसा ले सकते थे ले लेते थे। जमींदारी व्यवस्था का एक परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश काल के दौरान कृषि उत्पादन कम होने लगा। जमींदारों ने किसानों को अपने दबाव में से पीस डाला। साथ ही बार बार पड़ने वाले अकाल और युद्ध ने जनता को एक तरह से मार डाला। अपनी वैश्विक भारत में बहुत से जिलों का प्रशासनिक जिम्मेदारी व्यवस्था द्वारा चलता था। अन्य क्षेत्रों में यह सीधा ब्रिटिश शासन के अधीन था, जिसमें भू प्रबंधन रैयतवाड़ी व्यवस्था के द्वारा होता था। तेलुगु में रैयत का अर्थ है कृषक।
इस व्यवस्था में जमींदारी के स्थान पर वास्तविक कृषक वे खुद बहुधा जमींदार होते थे, न कि कृषक। ये टैक्स चुकाने के लिए जमींदार होते थे, क्योंकि अपनी वैश्विक सरकार सीधा किसानों या भूस्वामियों से ही सरोकार रखती थी, न कि किसी लॉर्ड के द्वारा। इसमें टैक्स का भार कम होता था और कृषकों को कृषि में निवेश करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलता था। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन हुआ और वे संपन्न हुए। अपनी वैश्विक भारत में जमीन के टैक्स देने के की यह पृष्ठभूमि आप अपनी इतिहास की पुस्तक में इस बारे में ज्यादा जान पाएंगे। वर्तमान भारत में कृषक संरचना का अध्ययन करते हुए ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज वर्तमान संरचना में परिवर्तन एक श्रृंखला के रूप में आने शुरू हो गए हैं। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र होने के बाद नेहरू और उनके नीति सलाहकारों ने नियोजित विकास के कार्यक्रमों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। कृषि कई सुधारों के साथ ही साथ औद्योगिकरण भी इसमें शामिल था। नीति निर्माताओं ने इसे उस समय भारत में निराशाजनक कृषि स्थिति पर अपनी जवाबी मुद्दे बताया। इससे शामिल किए गए मुख्य मुद्दे थे पैदावार का कम होना, आयाती अनाज पर निर्भरता और ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग में गहन गरीबी का होना। कृषि की उन्नति के लिए कृषक संरचना में महत्वपूर्ण सुधार किए जाए और विशेष रूप से भूस्वामित्व एवं भूमि के बंटवारे की व्यवस्था में भी सुधार किए जाए। सन 1950 से 1970 के बीच में भूमि सुधार कानूनों की एक श्रृंखला को शुरू किया गया। इसे राष्ट्रीय स्तर के साथ राज्य के स्तर पर भी चलाया गया। इसका इरादा इन परिवर्तनों को लाने का था। विधेयक में पहला सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना। इससे उन बिचौलियों की फौज समाप्त हो गई जो कि कृषक और राज्य के बीच में थी। भू सुधार के लिए पास किए गए कानूनों में यह संभवतः सबसे अधिक प्रभावशाली कानून था। यह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भूमि पर जमींदारियों के उच्च अधिकारों को दूर करने में और उनकी आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियों को कम करने में सफल रहा। निश्चित रूप से यह बिना संघर्ष के नहीं हो सकता था, लेकिन इसमें अंतर्गत वास्तविक भूस्वामियों एवं स्थानीय कृषकों की स्थिति को मजबूत कर दिया। हालांकि जमींदारी उन्मूलन ने भू समानतावाद या पट्टेदारी या साझा कृषि व्यवस्था की पूरी तरह साफ नहीं किया। यह कई क्षेत्रों में चलता रहा। कृषक संरचना की बहुआयामी परतों में फैला हुआ भूमि समानतावाद केवल सबसे ऊपर वाली परतों में ही समाप्त हुआ। भू सुधार के कानूनों के अंतर्गत अन्य मुख्य कानून था पट्टेदारी का उन्मूलन और नियंत्रण या नियमन अधिनियम। उन्होंने या तो पट्टेदारी को पूरी तरह से हटाने का प्रयत्न किया या किराए के नियम बनाए ताकि पट्टेदार को कुछ सुरक्षा मिल सके। अधिकतर राज्यों में यह कानून कभी भी प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल और केरल में कृषक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन आए, जिससे पट्टेदार को भूमि के अधिकार दिए गए। भूमि सुधार की तीसरी मुख्य श्रेणी में भूमि की हदबंदी अधिनियम थे। इस कानून के तहत एक विशिष्ट परिवर्तन के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तक कर दी गई। प्रत्येक क्षेत्र में हदबंदी भूमि के प्रकार, उपज और अन्य इसी प्रकार के कारकों पर निर्भर थी। बहुत अधिक उपजाऊ जमीन की हदबंदी कम थी, जबकि अनुपजाऊ बिना पानी वाले जमीन की हदबंदी अधिक सीमा तक थी। यह संभवतः राज्यों का कार्य था कि वह निश्चित करे कि अतिरिक्त भूमि हदबंदी सीमा से ज्यादा को वह अधिग्रहित कर ले और इसे भूमिहीन परिवारों को तय की गई श्रेणी के अनुसार पुनः वितरित कर दे, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में। परंतु अधिकांश राज्यों में ये अधिनियम दंतविहीन साबित हुए। इसमें बहुत से ऐसे बचाव के रास्तों और युक्तियां थी जिससे परिवार और घरानों ने अपनी भूमि को राज्यों को देने से बचा लिया था। हालांकि कुछ बड़ी जागीदारों या जायदादों स्टेटस को तोड़ दिया गया, लेकिन अधिकतर मामलों में भूस्वामियों ने अपनी भूमि रिश्तेदारों या अन्य लोगों के बीच में विभाजित कर दी। इसमें उनके नौकरों के नाम
भी तथाकथित बेनामी बदल दी गई, जिसमें उन्हें जमीन पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। वास्तव में उनका नाम नहीं किया गया था। कुछ स्थानों पर कुछ अमीर किसानों ने अपनी पत्नी को वास्तव में तलाक दे दिया, परंतु उसी के साथ रहते रहे। सीलिंग अधिनियम की व्यवस्था से बचने के लिए, जो कि एक अविवाहित महिला को अलग हिस्सा देने की अनुमति देता है लेकिन पत्नियों को नहीं। कृषक संरचना पूरे देश में बहुत ही भिन्न स्तर पर मिलती है। ये विभिन्न प्रकार और विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार की प्रगति भी असमान रूप से हुई। मोटे तौर पर कहें तो यह कहा जा सकता कि हालांकि इसमें औपनिवेशिक काल से ही अब तक वास्तव में परिवर्तन आया, लेकिन अभी भी बहुत असमानता बची हुई है। इस संरचना ने कृषि संबंधित उपज पर ध्यान खींचा। भूमि सुधार न केवल कृषि उपज को अधिक बढ़ाने के लिए बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी हटाने और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए भी आवश्यक है। क्रियाकलाप 4.3 भूदान आंदोलन के बारे में जाने, ऑपरेशन बरगा के बारे में जाने और चर्चा करें। हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणाम। हमने देखा कि अधिकतर क्षेत्रों में भू सुधार और ग्रामीण समाज तथा कृषक संरचना पर एक सीमित प्रभाव ही है। इसके विपरीत 1970 से 60 से 70 के दशकों की हरित क्रांति द्वारा उन क्षेत्रों में जहां यह प्रभावशाली रही, महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। इसके लिए आर्थिक सहायता अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी गई थी तथा यह अधिक उत्पादकता वाले अथवा संकर बीजों के साथ कीटनाशकों, खादों तथा किसानों के लिए अन्य निवेश देने पर केंद्रित थी। हरित क्रांति कार्यक्रम केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया गया था जहां सिंचाई का समुचित प्रबंधन था, क्योंकि नए बीजों तथा कृषि पद्धति हेतु समुचित जल की आवश्यकता थी। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से गेहूं तथा चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों पर ही लक्षित था। परिणाम स्वरूप हरित क्रांति पैकेज की प्रथम लहर केवल कुछ क्षेत्रों में जैसे पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में ही चली। इन क्षेत्रों में त्वरित सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन ने समाजशास्त्रियों द्वारा हरित क्रांति के बारे में श्रृंखलाबद्ध अध्ययनों तथा जोरदार वाद विवादों की बाढ़ ला दी। नई तकनीकी द्वारा कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। दशकों बाद पहली बार भारत खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलंबी बनने में सक्षम हुआ। हरित क्रांति सरकार तथा इसमें योगदान देने वाले वैज्ञानिकों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक सामाजिक तथा पर्यावरण के विपरीत प्रभावों की ओर हरित क्रांति के क्षेत्रों का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्रियों ने संकेत किया। हरित क्रांति के अधिकतर क्षेत्रों में मूल रूप से मध्यम और बड़े किसान ही नई तकनीकी का लाभ उठा सके। इसका कारण यह था कि इसमें किया जाने वाला निवेश महंगा था, जिनका व्यय छोटे और तथा सीमांत किसान उठाने में उतने सक्षम नहीं थे जितने कि बड़े किसान। जब कृषक मूल के रूप में स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं तथा बाजार के लिए उत्पादन करने में असमर्थ होते हैं, तब उन्हें जीवन निर्वाही कृषक कहा जाता है तथा आमतौर पर उन्हें कृषक की संज्ञा दी जाती है। काश्तकार अथवा किसान वे हैं जो परिवार की आवश्यकता से अधिक अतिरिक्त उत्पादन करने में सक्षम होते हैं तथा इस प्रकार वे बाजार से जुड़े होते हैं। हरित क्रांति और उसके बाद होने वाले कृषि व्यापारीकरण का मुख्य लाभ उन किसानों को मिला जो बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन करने में सक्षम थे। इस प्रकार हरित क्रांति के प्रथम चरण 1960 तथा 1970 के दशकों में नई तकनीकी के लागू होने से ग्रामीण समाज में असमानताएं बढ़ने का आभास हुआ। हरित क्रांति की फसलें अधिक लाभ वाली थी क्योंकि इनमें अधिक उत्पादन होता था। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले किसान जिनके पास जमीन, पूंजी, तकनीकी तथा जानकारी थी तथा जो नए बीजों और खादों से पैसा लगा सकते थे, वे अपना उत्पादन बढ़ा सके और अधिक पैसा कमा सके। हालांकि कई मामलों में इसे पट्टेदार कृषक बेदखल भी हुए। ऐसा इसलिए कि भूस्वामियों ने अपने पट्टेदारों से जमीन वापस ले ली, क्योंकि अब सीधे कृषक कार्य करना अधिक लाभदायक था। इससे धनी किसान और अधिक संपन्न हो गए तथा भूमिहीन तथा सीमांत भूधारकों की दशा और बिगड़ गई। इसके अतिरिक्त पंजाब तथा मध्य
प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कृषि उपकरण जैसे टीलर, ट्रैक्टर, थ्रेशर और हार्वेस्टर के प्रयोग ने सेवा प्रदान करने वाले जातियों के उन समूहों को भी बेदखल कर दिया जो इन कृषि संबंधित क्रियाकलापों को करते थे। इस बेदखल की प्रक्रिया ने ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवासन की गति को और भी बढ़ा दिया। हरित क्रांति की अंतिम परिणति विभेदीकरण एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें धनी अधिक धनी हो गया तथा कोई निर्धन पूर्ववत रहे या अधिक गरीब हो गए। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि कई क्षेत्रों में मजदूरों की मांग बढ़ने से कृषि मजदूरों का रोजगार तथा उनकी दिहाड़ी में भी बढ़ोतरी हुई। इसके अतिरिक्त कीमतों की बढ़ोतरी तथा कृषि मजदूरों के भुगतान के तरीकों में बदलाव, खाद्यान्न के स्थान पर नगद भुगतान से अधिकतर ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक दशा खराब हो गई। हरित क्रांति के प्रथम चरण के अनुकरण में इसका दूसरा चरण वर्तमान में भारत के सूखे तथा आंशिक सिंचित क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में सूखी कृषि से सिंचित कृषि की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है तथा साथ ही फसल के प्रतिमानों एवं प्रकार में भी परिवर्तन आया है। बढ़ते व्यापारीकरण तथा बाजार पर निर्भरता ने इन क्षेत्रों में, उदाहरण के लिए जहां कपास की खेती को प्रोत्साहित किया गया है, जीवन व्यापार की असुरक्षा को घटाने के बजाय बढ़ाया ही है, क्योंकि किसान जो एक समय अपने प्रयोग के लिए खाद्यान्न का उत्पादन करते थे अब अपनी आमदनी के लिए बाजार पर निर्भर हो गए। बाजारोन्मुखी कृषि में विशेषतः जब एक ही फसल उगाई जाती है तो कीमतों में कमी अथवा खराब फसल से किसानों की आर्थिक बर्बादी हो सकती है। हरित क्रांति के अधिकांश क्षेत्रों में किसानों ने बहुफसलीय कृषि व्यवस्था, जिसमें वो जोखिम को बांट सकते थे, के स्थान पर एकल फसली कृषि व्यवस्था को अपनाया, जिसका अर्थ यह था कि फसल नष्ट होने पर उनके पास निर्भरता हेतु कुछ भी नहीं है। हरित क्रांति के रणनीति की एक नकारात्मक परिणति क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि थी। वे क्षेत्र जहां यह तकनीकी परिवर्तन हुआ अधिक विकसित हो गए जबकि अन्य क्षेत्र पूर्वोत्तर रहे। उदाहरण के लिए हरित क्रांति को देश के पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी भागों में तथा पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिक लागू किया गया। 1999 इसके परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों तथा तेलंगाना जैसे सूखे क्षेत्रों में कृषि तुलनात्मक रूप से अविकसित रही। यही वे क्षेत्र हैं जहां सामंतवादी कृषि संरचना आज भी सुव्यवस्थित है, जिसमें भूधारक जातियों तथा भूस्वामी निम्न जातियां भूमिहीन मजदूरों तथा छोटे किसानों पर अपनी सत्ता बरकरार रखे हुए हैं। जाति तथा वर्ग की तीक्ष्ण असमानताओं तथा शोषणकारी मजदूरों संबंधों ने इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की हिंसा, जिसमें अंतरजातीय हिंसा सम्मिलित है, को हाल के वर्षों में बढ़ावा दिया। अक्सर यह सोचा जाता है कि कृषि की वैज्ञानिक पद्धति की जानकारी देने से भारत कृषकों की दशा में सुधार होगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि भारत कृषक सदियों से हरित क्रांति के प्रारंभ से कहीं पहले से कृषि कार्य करते आ रहे हैं। उन्हें कृषि भूमि तथा उसमें बोई जाने वाली फसलों के बारे में बहुत सघन तथा विस्तृत पारंपरिक जानकारी है। ऐसा बहुत सी जानकारी जैसे बीजों की बहुत सी पारंपरिक किस्मों जिन्हें किसानों ने सदियों में उन्नत किया लुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि संकर तथा जैविक सुधार वाले बीजों की किस्मों को अधिक उत्पादकता वाले तथा वैज्ञानिकीय बीजों के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुप्ता 1988, वासवीय 1999 पर्यावरण तथा समाज पर कृषि के आधुनिक तरीकों के नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए बहुत से वैज्ञानिक तथा कृषक आंदोलन अब कृषि के पारंपरिक तरीकों तथा अधिक सावयवीय बीजों के प्रयोग की ओर लौटने का सलाह दे रहे हैं। बहुत से ग्रामीण लोग स्वयं विश्वास करते हैं कि संकर किस्म पारंपरिक किस्मों से कम स्वस्थ होती हैं। स्थानीय मत में स्वायवीय उत्पादन की संपूर्णता की संकर उत्पादन के साथ तुलना की गई है। मध्य भारतीय गांव की एक बुजुर्ग महिला भार्गवा हुगर ने कहा, क्या वे गेहूं, लाल सरगम उगाते हैं, कुछ कंद और मिर्च के पौधे उगाते हैं, कपास अब सब केवल संकर हैं, ज्वारी सावयव स्थानीय
कहाँ है? संकर पौधे और पैदा होने वाली बच्चे भी संकर होते हैं। वासवीय 1954 295 से 96 भाग से 4.2। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में परिवर्तन। स्वतंत्र काल में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों की प्राकृतिक में अनेक प्रभावशाली रूपांतरण हुए, विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां हरित क्रांति लागू हुई। ये बदलाव थे गहन कृषि के कारण कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी, भुगतान में समान अनाज के स्थान पर नगद भुगतान, पारंपरिक बंधनों में शिथिलता अथवा भूस्वामी एवं किसान या कृषि मजदूर, जिन्हें बंधुआ मजदूर भी कहते हैं, के मध्य पुश्तैनी संबंधों में कमी होना, मुक्त दिहाड़ी मजदूरों के वर्ग का उदय, भूस्वामियों जो अधिकतर प्रबल जाति के होते थे तथा कृषि मजदूरों के अधिकतर निम्न जातियों के मध्य संबंधों की प्राकृतिक में परिवर्तन का वर्णन समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन ने संरक्षण से शोषण की ओर बदलाव में किया तथा ब्रेमन 1974 ऐसे परिवर्तन उन तमाम क्षेत्रों में हुए जहां कृषि की व्यापारीकरण अधिक हुआ, अर्थात जहां फसलों का उत्पादन मूल रूप से बाजार में बिक्री के लिए किया। मजदूर संबंधों का यह बदलाव कुछ विद्वानों द्वारा पूंजीवादी कृषि की ओर एक बदलाव के रूप में देखा जाता है, क्योंकि पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था उत्तर प्रदेश के उत्पादन के साधन इस मामले में भूमि तथा मजदूरों के पृथकीकरण तथा मुक्त दिहाड़ी मजदूरों के प्रयोग पर आधारित होता है। सामान्यतः यह सच है कि अधिक विकसित क्षेत्रों के किसान अधिक बाजारोन्मुखी हो रहे थे। कृषि के अधिक व्यापारीकरण के कारण ये ग्रामीण क्षेत्र में विस्तृत अर्थव्यवस्था से जुड़ते जा रहे थे। इस प्रक्रिया से समुद्र द्वार का गांव की तरफ बहाव बढ़ा तथा व्यापार के अवसरों व रोजगार में विस्तार हुआ। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव की यह प्रक्रिया वास्तव में औपनिवेशिक काल में प्रारंभ हुई थी। 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में भूमियों के बड़े टुकड़े कपास की कृषि के लिए दिए गए थे तथा कपास की खेती करने वाले किसान सीधे बाजार से जुड़ गए। हालांकि इसकी गति तथा विस्तार में स्वतंत्रता के बाद तेजी से परिवर्तन हुआ, क्योंकि सरकार ने कृषि की आधुनिक पद्धतियों को प्रोत्साहित किया तथा अन्य रणनीतियों द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण का प्रयास किया। राज्य सरकार ने ग्रामीण संरचना जैसे सिंचाई सुविधाएं, सड़कें, बिजली तथा कृषि संबंधित ग्रामीण अधोसंरचना में निवेश किया। सरकारी समितियों द्वारा उधार की सुविधा भी उपलब्ध कराई। नियमित रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए बिना किसी अवरोध के बिजली सप्लाई भी ग्रामीण भारत के लिए आवश्यक है। इसे यंत्रपरक आवश्यकता भी कहा जा सकता है। भारत सरकार की हाल ही में प्रारंभ की गई दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ग्रामीण विकास के इन प्रयासों का समग्र परिणाम न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि में रूपांतरण था, बल्कि कृषि संरचना तथा ग्रामीण समाज में भी रूपांतरण था। चित्र में प्रदर्शित अलग अलग दृश्य देश के विभिन्न भागों में कृषि के कार्य का दिखाया गया है। 1960 से 70 के दशक में कृषि विकास द्वारा ग्रामीण सामाजिक संरचना को बदलने वाला एक तरीका, नई तकनीकी अपनाने वाले माध्यम तथा बड़े किसानों की समृद्धि थी, जिसकी चर्चा पूर्व भाग में की गई है। अनेक कृषि संपन्न क्षेत्र जैसे तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा मध्य गुजरात में प्रबल जातियों के संपन्न किसानों ने कृषि से होने वाले लाभों को अन्य प्रकार के व्यापारों में निवेश करना प्रारंभ कर दिया। विविधता की इस प्रक्रिया से नए उद्यमी समूहों का उदय हुआ, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से इन विकासशील क्षेत्रों में बढ़ते कस्बों की ओर पलायन किया, जिससे नए क्षेत्रीय अभिजात वर्गों का उदय हुआ। जो आर्थिक चित्र में प्रदर्शित कृषि कार्य की अलग अलग दृश्यों को दिखाया गया है। कृषि व्यवस्था में बदलती हुई तकनीकी का दृश्य दिखाया गया है तथा राजनीतिक रूप से प्रबल हो गए। रटटन 1995 वर्ग संरचना के इस परिवर्तन के साथ ही ग्रामीण तथा अर्ध नगरीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा का विस्तार, विशेषतः निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों की स्थापना से नव ग्रामीण अभिजात वर्ग द्वारा अपने बच्चों को शिक्षित करना संभव हुआ, जिन में से बहुतों ने व्यवसायिक अथवा श्वेत वस्त्र व्यवसाय अपनाए अथवा व्यापार प्रारंभ कर नगरीय मध्य वर्गों के विस्तार में योगदान दिया। इस प्रकार त्वरित कृषि
विकास वाले क्षेत्रों में पुराने भूमि अथवा कृषि समूह का समेकन हुआ। उन्होंने स्वयं को एक गतिमान उद्यमी ग्रामीण नगरीय प्रबल वर्ग के रूप में परिवर्तन कर लिया, लेकिन अन्य क्षेत्रों जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में प्रभावशाली भू सुधारों का अभाव, राजनीतिक गतिशीलता तथा पुनर्वितरण के साधनों के कारण वहां तुलनात्मक रूप से कृषक संरचना तथा अधिकांश लोगों की जीवन दशाओं में थोड़े बदलाव हुए। इसके विपरीत केरल जैसे राज्य विकास की एक भिन्न प्रक्रिया से गुजरे, जिसमें राजनीतिक गतिशीलता, पुनर्वितरण के साधन तथा बाह्य अर्थव्यवस्था मूल रूप से खाड़ी के देशों से जुड़ाव ने ग्रामीण परिवेश में भरपूर बदलाव किया। केरल में ग्रामीण क्षेत्र मूल रूप से कृषि प्रधान होने के बजाय मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला है, जिनमें कुछ कृषक कार्य, खुदरा बिक्री तथा सेवा के एक विस्तृत संजाल के साथ जुड़ा हुआ है, और जहां एक बड़ी संख्या में परिवार विदेश से भेजे जाने वाले धन पर निर्भर है। इस घर को देखिए, यह सुकुतम केरल के एक गांव चक्कार में है। यह पालघाट कस्बे से, जो कि जिले से 3 किमी की दूरी पर स्थित है। घर का देखिए दृश्य कितना शानदार बना हुआ दिखाया गया है। मजदूरों का संचार, सर्कुलेशन, प्रवासी कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी ग्रामीण समाज का एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जो कृषि के व्यापारीकरण से जुड़ा है। मजदूरों तथा पहरेदारों तथा भूस्वामियों के बीच संरक्षण का पारंपरिक संबंध टूटने से तथा पंजाब जैसे हरित क्रांति के संपन्न क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की मांग बढ़ने से मौसमी पलायन का एक प्रतिमान उभरा, जिसमें हजारों मजदूर अपने गांवों से अधिक संपन्न क्षेत्रों, जहां मजदूरों की अधिक मांग तथा उच्च मजदूरी थी, की तरफ संचार करते थे। 1990 के दशक के मध्य से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती असमानताएं, जिन्होंने अनेक गृहस्थियों को स्वयं को बनाए रखने के लिए बहुस्तरीय व्यवसायों को सम्मिलित करने पर बाध्य किया, से भी मजदूरी पलायन करते हैं। जीवन व्यापार की रणनीति के तौर पर पुरुष समय समय पर काम तथा अच्छी मजदूरी की खोज में अप्रवास कर जाते हैं, जबकि स्त्रियों तथा बच्चों को अक्सर गांव में बुजुर्ग माता पिता के साथ छोड़ दिया जाता है। प्रवासन करने वाले मजदूर मुख्यतः सूखाग्रस्त तथा कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों से आते हैं तथा वे वर्ष के कुछ हिस्सों के लिए पंजाब तथा हरियाणा के खेतों में अथवा उत्तर प्रदेश के ईंट के भट्ठों में अथवा नई दिल्ली या बेंगलोर जैसे शहर में भवन निर्माण कार्य में काम करने के लिए जाते हैं। प्रवासन करने वाले इन मजदूरों को जॉन ब्रेमन ने घुमक्कड़ मजदूर, फुट लूज लेबर कहा है, परंतु इसका अर्थ स्वतंत्रता नहीं है। इसके विपरीत ब्रेमन 1982 का अध्ययन बताता है कि भूमिहीन मजदूरों के पास बहुत से अधिकार नहीं होते। उदाहरण के लिए उन्हें अक्सर न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती। यहाँ तक यह बात ध्यान देने योग्य है कि धनी किसान अक्सर फसल काटने तथा इसी प्रकार के अन्य गहन कृषि क्रियाओं के लिए स्थानीय कामकाजी वर्ग के साथ स्थान पर प्रवासन करने वाले मजदूरों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि प्रवासन करने वाले मजदूरों का आसानी से शोषण किया जा सकता है तथा उन्हें कम मजदूरी भी दी जा सकती है। तथा प्राथमिकता ने कुछ क्षेत्रों में एक विशिष्ट प्रतिमान पैदा किया है, जहां स्थानीय भूमिहीन मजदूर अपने गांव से कृषि के चरम मौसम में काम की तलाश में प्रवास कर जाते हैं, जबकि दूसरे क्षेत्रों में प्रवासन करने वाले मजदूर स्थानीय खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। यह प्रतिमान विशेषतः गन्ना उत्पादित क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रवासन तथा काम की सुरक्षा के अभाव से इन मजदूरों के कार्य तथा जीवन दशाएं खराब हो जाती हैं। मजदूरों के बड़े पैमाने पर संचार से ग्रामीण समाज दोनों ही भेजने वाले तथा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों पर अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े हैं। उदाहरण के लिए निर्धन क्षेत्रों में जहां परिवार के पुरुष सदस्य वर्ष का अधिकतर हिस्सा गांव के बाहर काम करने में बिताते हैं, कृषि मूल रूप से एक महिलाओं का कार्य बन गया है। महिलाएं भी कृषि मजदूर की मुख्य स्रोत के रूप में उभर रही हैं, जिससे कृषि मजदूरों का महिलाकरण हो रहा है। महिलाओं में असुरक्षा अधिक है, क्योंकि वे समान कार्य के लिए पुरुषों से कम मजदूरी पाती हैं। अभी हाल तक सरकारी आंकड़ों में कमाने वाले तथा मजदूरी के रूप में महिलाएं मुश्किल से नजर आती हैं, जबकि महिलाएं भूमिहीन मजदूरी तथा कृषि के रूप में श्रम करती हैं। मौजूदा पितृवंशीय नातेदारी व्यवस्था तथा अन्य
सांस्कृतिक व्यवहार जिनमें पुरुष के अधिकारों का हित होता है, आमतौर पर महिलाओं को भूमि के स्वामित्व से पृथक रखता है। भूमंडलीकरण, उदारीकरण तथा ग्रामीण समाज उदारीकरण की नीति जिसका अनुसरण भारत है 1980 के दशक के उत्तरार्ध से कर रहा है का कृषि तथा ग्रामीण समाज पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस नीति के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में भागीदारी होती है। इसका उद्देश्य अधिक मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था है, जिसमें भारतीय बाजारों को आयात हेतु खोलने की आवश्यकता है। दशकों तक सरकारी सहयोग और संरक्षित बाजारों के बाद भारतीय किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्रतिस्पर्धा हेतु प्रस्तुत हैं। उदाहरण के लिए हम सभी ने आयाती फलों तथा अन्य खाद्य सामग्री को अपने स्थानीय बाजारों में देखा है। ये वे वस्तुएं हैं जो कुछ वर्ष पूर्व तक आयात प्रतिबंधों के कारण उपलब्ध नहीं थी। हाल ही में भारत ने गेहूं के आयात का भी फैसला किया है, जो एक विवादास्पद फैसला था, जिसने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की पूर्व नीति को उलट दिया है और साथ ही जो स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में अमेरिका के खाद्यान्न पर हमारी निर्भरता की कटु स्मृति कराता है। ये कृषि के भूमंडलीकरण की प्रक्रिया अथवा कृषि को विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सम्मिलित किए जाने के संकेत हैं। वह प्रक्रिया जिसका किसानों और ग्रामीण समाज पर सीधा प्रभाव पड़ा है। उदाहरणतः पंजाब और कर्नाटक जैसे कुछ क्षेत्रों में किसानों के बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे पेप्सी कोको से संबंधित निश्चित फसलें जैसे टमाटर और आलू उगाने की संविदा दी गई है, जिन्हें ये कंपनियां उनसे प्रसंस्करण अथवा निर्यात हेतु खरीद लेती हैं। ऐसा संविदा खेती पद्धति में कंपनियां उगाई जाने वाली फसलों की पहचान करती हैं, बीज तथा अन्य वस्तुएं निवेश के रूप में उपलब्ध करवाती हैं, साथ ही जानकारी का तथा अक्सर कार्यकारी पूंजी भी देती हैं। बदले में किसान बाजार की ओर से अस्वस्थ रहता है, क्योंकि कंपनी पूर्व निर्धारित तथा तय मूल्य पर उपज के क्रय का आश्वासन देती है। संविदा खेती कुछ विशिष्ट मदों में जैसे फूल, कट फ्लावर, अंगूर, अंजर तथा अनार जैसे फल, कपास तथा तिलहन के लिए आजकल बहुत सामान्य है। जहां संविदा खेती किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, वहीं किसानों के लिए अधिक असुरक्षा भी बन जाती है, क्योंकि वे अपने जीवन व्यापार के लिए इन कंपनियों पर निर्भर हो जाते हैं। निर्यातोन्मुखी उत्पादन जैसे फूल और खीरे हेतु संविदा खेती का अर्थ यह भी है कि कृषि भूमि का प्रयोग खाद्यान्न उत्पादन से हटकर किया जाता है। संविदा खेती का समाजशास्त्रीय यह महत्व यह है कि यह बहुत से व्यक्तियों के उत्पादन प्रक्रिया से अलग कर देती हैं तथा उनके अपने देशीय कृषि ज्ञान को निरर्थक बना देती हैं। इसके अतिरिक्त संविदा खेती मूल रूप से अभिजात मदों का उत्पादन करती है तथा चूंकि यह अक्सर खाद तथा कीटनाशक का उच्च मात्रा में प्रयोग करते हैं, इसलिए यह बहुधा पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित नहीं होती है। कृषि के भूमंडलीकरण का एक अन्य तथा अधिक प्रचलित पक्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इस क्षेत्र में कृषि मदों जैसे बीज, कीटनाशक तथा खाद्य की विक्रेता के रूप में प्रवेश है। पिछले दशकों के आसपास से सरकार ने अपने कृषि विकास कार्यक्रमों में कमी की है तथा कृषि विस्तार एजेंटों का स्थान गांवों में बीज, खाद तथा कीटनाशक कंपनियों के एजेंटों ने ले लिया है। ये एजेंट अक्सर किसानों के लिए इन वेस्टर्न यूपी शुगर केन इज लाइफ किसानों का दृश्य जो कि बैलगाड़ी से ले जाता है, वो गेस्ट एडिटर चॉइस ग्रामीण क्षेत्र का दृश्य दिखाया गया है। ये फूलों की कुछ खेती दिखाई गई है, दृश्य में प्रकट की गई है। बीजों तथा कृषि कार्य हेतु जानकारी का एकत्र स्रोत होते हैं और निसंदेह वे अपने उत्पाद बेचने के इच्छुक होते हैं। इससे किसानों की महंगी खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता बढ़ी है, जिससे उनका लाभ कम हुआ है। बहुत से किसान ऋणी हो गए हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संकट भी पैदा हुआ है। जबकि भारत में किसान सदियों के समय समय पर सूखे, फसल न होने अथवा ऋण के कारण परेशानियों का सामना करते हैं। किसानों द्वारा आत्महत्या की प्रघटना नहीं जान पड़ती है। इस प्रघटना की व्याख्या
समाजशास्त्रियों ने कृषि तथा कृषि समाज में होने वाले संरचनात्मक तथा सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में करने का प्रयास किया है। ऐसी आत्महत्याएं मैट्रिक्स घटनाएं का बन गई हैं, अर्थात जहां कारकों की एक श्रृंखला मिलकर एक घटना बनाती है। आत्महत्या करने वाले बहुत से किसान सीमांत किसान थे जो मूल रूप से हरित क्रांति के तरीके का प्रयोग करके अपनी उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि ऐसा उत्पादन करने बक्स 4.3 किसानों की आत्महत्या देश के विभिन्न भागों में 1997 से 98 से किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या का संबंध कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन व आर्थिक एवं कृषि नीतियों में परिवर्तन से होने वाली कृषि समस्या से है। इनमें शामिल हैं भूमि स्वामित्व के प्रतिमान में परिवर्तन, फसलों के प्रतिमान में परिवर्तन, विशेषतः नकदी फसल की ओर झुकाव के कारण उदारीकरण की नीतियां जिन्होंने भारतीय कृषि को भूमंडलीकरण शक्ति के सम्मुख कर दिया है, उच्च लागत वाले निवेशों पर अधिक निर्भरता, राज्य का कृषि विस्तार गतिविधियों से बाहर होने वाला तथा बहुराष्ट्रीय बीज तथा खाद्य कंपनियों द्वारा उनका स्थान लेना, कृषि के लिए राज्य सहयोग में कमी तथा कृषि कार्य की वैयक्तिकरण। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2006 के मध्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा महाराष्ट्र में 89,000 किसानों 89,100 किसानों ने आत्महत्या की। सूरी 2006 1523 पेज से लिया गया है। क्रियाकलाप 4.4 समाचार पत्र ध्यानपूर्वक पढ़ें। दूरदर्शन अथवा रेडियो के समाचार पत्र कब कब ग्रामीण क्षेत्रों के सम्मिलित किया जाता है, किस तरह के मुद्दे आमतौर पर बताए जाते हैं का अर्थ था कई प्रकार के जोखिम उठाना। कृषि रियायतों में कमी के कारण उत्पादन लागत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, बाजार स्थिति स्थिर नहीं है तथा बहुत से किसान अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए महंगे मदों में निवेश करने हेतु अत्यधिक उधार लेते हैं। खेती का न होना, किसी बीमारी अथवा हानिकारक जीव जंतु, अत्यधिक वर्षा या सूखे के कारण तथा कुछ मामलों में उचित आधार अथवा बाजार मूल्य के अभाव के कारण किसान कर्ज का बोझ उठाने अथवा अपने परिवार को चलाने में असमर्थ होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाली संस्कृति जिसमें विवाद है तथा अन्य नई गतिविधियां तथा शिक्षा व स्वास्थ्य की देखभाल के खर्चों के कारण अधिक आय की आवश्यकता होती है, जिससे ऐसी परेशानियों की तीव्रता बढ़ जाती है। वास्तविक 1999 किसानों की आत्महत्याओं की प्रतिमान ग्रामीण क्षेत्रों में अनुभव किए जाने वाले महत्वपूर्ण संकट की ओर संकेत करते हैं। कृषि बहुत से लोगों के लिए अरक्षणीय होती जा रही है तथा कृषि के लिए राज्य का सहयोग भी बहुत कम मिलता है। इसके अतिरिक्त कृषि के मुद्दे अब मुख्य सार्वजनिक मुद्दे नहीं रहे हैं तथा गतिशीलता के अभाव के कारण कृषक शक्तिशाली दबाव समूह बनने में असमर्थ हैं जो नीति निर्धारण अपने पक्ष में करवा सकें तथा अथवा नीति को प्रभावित कर सके। ऋणग्रस्तता एवं कृषि उत्पादन की प्रक्रिया में आने वाले प्राकृतिक एवं सामाजिक संकटों किसानों की आत्महत्या के मुख्य कारक हैं। अनेक आकस्मिक संकट प्राकृतिक में आए उतार चढ़ाव से उत्पन्न होते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के साथ नेशनल अर्बन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण नगर मिशन वे कार्यक्रम हैं जिन्होंने भारत सरकार संचालित करती है। इन कार्यक्रमों ने पूरे देश में किसानों के लिए एकीकृत सहायता के मार्ग खोले हैं। इसके अतिरिक्त इन कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण लोगों के जीवन यापन में गुणवत्ता सुधार हुआ है।